हरिहर काका पाठ का बहुत कुछ अंश हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 16 से। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों ने किस प्रकार का व्यवहार करना शुरू कर दिया था। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हरिहर काका को जब महंत और पुजारी साधु सन्यासी ले जाकर उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जब उनके भाइयों के साथ पुनः रहने आते हैं तब उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। अब तो उनके भाइयों ने पूरी सीमा ही पार कर दी थी जब उनके भाइयों ने उनके साथ बड़ा क्रूर व्यवहार किया। देखिए आगे, हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। प्रतिकार अर्थात किसी को वापस जवाब देना। प्रतिकार करने पर वे प्रहार भी करने लगे थे, अर्थात हरिहर काका अपने बचाव के लिए अगर हाथ पे चलाते तो उनके भाई भी उन पर प्रतिकार करने के लिए आघात कर रहे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। असमर्थ में अ उपसर्ग लगा है और समर्थ इसका मूल शब्द है। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया अर्थात होश आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण अर्थात उसी क्षण, तत्क्षण यहाँ पर दो शब्दों से बना है, तत् प्लस क्षण। तत् मतलब उस या उसी, और क्षण उसी क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग, टोला और पड़ोस, ठीक है, समास विग्रह यहाँ पर द्वंद्व समास विग्रह। टोला और पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे। ठाकुर बाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी के तक भी चली गई। लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इसमें दूसरों से क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ वहां आ धमकी। पुलिस के आने के बाद निजी मामले का सवाल ही खत्म हो गया। घर की तलाशी शुरू हो गई। घर तलाशी अर्थात घर की तलाशी, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुर बाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। अपने भाइयों की इच्छा, अपने भाइयों की लालसा की एक पराकाष्ठा, एक अंतिम सीमा आ गई थी जब उन्होंने अपने भाई से सारे खून के रिश्ते नाते एक तरफ रखकर उनके भाइयों के साथ हाथापाई और इस प्रकार से प्रताड़ना देने और उन्हें आघात पहुंचाने जैसा कार्य कर दिया था। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म और अत्याचार किया है। द्वंद्व समास पुनः कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, उन्हें खूब मारा और पीटा गया है। पुनः द्वंद्व समास, उनकी कोई दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी। दुर प्लस गति, दुर अर्थात बुरी और गति अर्थात उनकी हालत। अगर थोड़ी और देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए और रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे, अर्थात उनके गांव के घर के सभी रिश्ते नाते के जो भी लोग वहां आए थे वे सभी वहां से भाग चुके थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में अब तक की यह सबसे अंतिम घटना है, क्योंकि इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग से रहने लगे थे। उनकी सुरक्षा के लिए 4 राइफलधारी पुलिस हमेशा जवान उनके साथ रहते। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहेंगे तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे, और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पाकर भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे अर्थात उन्हें वापस पकड़ लेंगे। इसीलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की तब नेपथ्य में रखकर, नेपथ्य अर्थात पीछे की तरफ लेकर, नेपथ्य में रखकर उनके भाइयों ने और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। जब उन्होंने पुलिस की मांग की तो अपनी तरफ से दोनों पक्षों ने उचित सहायता उन्हें दी। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए, अर्थात महंत जी और हरिहर काका के भाइयों की मेहरबानी कि उन्हें 4 जवान उनकी सुरक्षा के लिए दिए गए। जहां तक मैं समझता हूँ, अर्थात लेखक मिथिलेश्वर बता रहे हैं कि जहां तक मुझे पता है, मैं समझता हूँ फिलहाल हरिहर काका की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं,
लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही उन्हें मिल रही है, क्योंकि भाई चाहते हैं कि ठाकुरबाड़ी के लोग ना ले जाएं और ठाकुरबाड़ी वाले सुरक्षित रख रहे हैं उनको कि उनके भाई उन्हें ना ले जाएं। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और भाई काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। दोनों दल अर्थात एक तो ठाकुरबाड़ी के महंत की साइड वाला दल और एक हरिहर काका के भाई और रिश्ते नातों वाला दल, दोनों दल इस प्रयत्न में है कि उन्हें वापस चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने पक्ष में मिला दिया जाए। गांव में एक नेताजी हैं, वह न तो नौकरी करते हैं न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी है उनके पास। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उसका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आए। अर्थात एक नेताजी थे जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें प्रभावित कर उन्हें अपनी जमीन विद्यालय के नाम पर दान कर देना मांग रहे थे कि आप दान कर दीजिए जिसका आपका नाम सदैव अमर हो जाएगा, हरिहर उच्च विद्यालय, आपके नाम से विद्यालय जाना जाएगा। तो जब भी आपका नाम पढ़ा जाएगा तो सबसे पहले यही उसके साथ जोड़ा जाएगा कि यह जिस भूमि पर यह विद्यालय बना है हरिहर नाम के व्यक्ति ने इसे दान दी थी। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र है हरिहर काका। जाहिर सी बात है, छोटी सी बात को भी व्यक्ति राई का पहाड़ बना देते हैं। इधर उधर सर्वत्र आग फैलती व सफेल जाती बात। तो गांव में भी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु थे हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही बात। अर्थात बरगद के नीचे 2 व्यक्ति खड़े हैं तो अलाव लगाकर सेक रहे हैं, तो या फिर इधर उधर विचरण करने वाले व्यक्ति अगर समूह में मिल जाते हैं तो उनके पास बात करने का एक ही प्रकरण होता है, एक ही विषय होता है और वो होता है हरिहर काका और उनके साथ किया गया सारा व्यवहार। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। अर्थात छोटी बड़ी घटनाएं काका के इस बहुत बड़े प्रसंग के सामने कोई अस्तित्व नहीं रखती। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। अर्थात सभी अपना अपना मंतव्य प्रकट करते हैं कि नहीं काका के साथ यहाँ बुरा हुआ, नहीं काका के साथ ये ऐसा हो सकता था या ऐसा अब उनको कर लेना चाहिए। इस प्रकार से लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते। दोनों ओर के लोगों ने जबरन अंगूठे के निशान अलग ले लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा, ये सारे प्रश्न वो जो गांव के लोग थे उनके मन मस्तिष्क में उभर उभर कर आ रहे थे कि दोनों पक्षों ने जब अंगूठे का निशान ले लिया है तो ऐसी स्थिति में गांव हरिहर काका अपनी जमीन किसके नाम पर करेंगे। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है। सामान्य सी प्रवृत्ति है मनुष्य की कि वह सामाजिक प्राणी तो है ही, साथ ही क्या करता है उसमें जो जितना भीतर नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, उससे 2 बातें बढ़ाकर वह अपना पक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो हरिहर काका की परिस्थिति में भी ऐसा ही हो रहा है। जिन लोगों के पास जितना ज्ञान है उससे 2 गुना बढ़कर ही अपना ज्ञान बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, पर इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च मिलाकर उसे चटका कर आगे बढ़ा देता है। अब क्या कह रहे हैं लेखक यहाँ पर, ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा। अब लोगों ने वास्तविक रूप से सुना नहीं है, इधर उधर से सुनकर उनकी बात को आगे प्रेषित कर दिया जाता है। चाहे वह खबर सच्ची हो या झूठी, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। बस मतलब ये है कि उन्हें कोई प्रकरण मिल गया है आगे प्रेषित करने के लिए और वह उस पर नमक मिर्च लगा देते हैं। 2 बात अपने मन से लगाकर उसे और चटका कर, अर्थात उसे और चटपटा सा मजेदार से बनाकर, मसाले वाला बनाकर आगे भेज दिया जाता। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को खत्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। अर्थात एक खबर तो ये आती है कि अफसोस करें कि अंगूठे के हरिहर को खत्म क्यों नहीं कर दिया। अगर हरिहर काका को उसी समय या तो महंत जी उसी समय
उनकी हत्या कर देते या उनके भाई, तो ये प्रकरण आगे बढ़ता ही नहीं। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। दोनों और अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। ओहो, बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है कि जब हरिहर काका का देहांत होगा तब उन्हें अग्नि प्रदान करना अर्थात उनका दाह संस्कार करने के लिए कौन आगे आएगा, या तो उनके भाई या महंत जी। अब जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो खून की नदियां बह जाएगी, क्योंकि सब दोनों में से एक पक्ष चाहेगा कि जो इनका दाह संस्कार करेगा वही इनकी भूमि पर अपना आधिपत्य करेगा या वही भूमि हड़प लेगा, तो दोनों पक्षों में खून की नदियां बह जाएगी। यह भावी संभावना आशंका जताई जा रही है गांव के लोगों के माध्यम से। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बूटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले कि इस तरह के 2-3 मामले बूटन ने निपटाए हैं, पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। अर्थात तूती बोलना मतलब उसका प्रभाव होना। पूरे इलाके में उसका इतना प्रभाव है कि उसके प्रभाव के कारण शायद महंत जी उस जमीन हथियाना का विचार उनके मन में बहुत त्याग थे। एक चौथी खबर आती है कि महंत ने निर्णय ले लिया है हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित है, क्योंकि बस एक ही खबर है लोगों के पास, एक ही विषय है लोगों के पास, हरिहर काका और उनकी जमीन। तो हरिहर काका और उनकी जमीन को लेकर जो 3-4 खबरें लोगों ने गांव में फैलाई है कि महंत जी अलग विचार कर रहे हैं, भाई अलग विचार कर रहे हैं, भाई हथियाने के लिए अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं, या अगर उनका निधन हो जाता है तो उनका दाह संस्कार करने के लिए खून की नदियां तक बह जाएगी। तो जो भी ये सब सूचनाएं, जो भी ये जानकारियां लोगों को मिल रही है, अपनी तरफ से 2-3 बातें और जोड़कर पूरे गांव में फैला दी। अर्थात पूरे गांव का आकाश इन सभी बातों से आच्छादित सा हो गया, मतलब ढक सा गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। मतलब अब स्थिति बहुत भयावह हो चुकी थी। भाई ने अपने खून के रिश्ते को ताक में रख दिया, साइड में रखकर वो अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से गांव का पूरा वातावरण आतंक का माहौल हो गया था। सबके मन में एक ही बात थी कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आया नहीं, एक ना एक दिन उसे मरना अवश्य है, मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात जब हरिहर का देहांत होगा तब गांव में भयंकर तूफान आएगा। वो तूफान क्या होगा? दोनों पक्षों का आपसी टकराव। उस वक्त क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। यह छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसीलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी। प्रतीक्षा किसकी है? कि कब हरिहर काका का देहांत हो। और एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठला कर भी उसके आगमन को नहीं टाला जा सकता। अर्थात हम उसको झुठला कर कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हरिहर काका का देहांत कभी होगा नहीं, तो ये झूठी बात है, लेकिन होगा अवश्य। उसके आगमन को हम नहीं टाल सकते। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल ही मौन वो अपनी शेष जिंदगी काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता है और खिलाता है। द्वंद्व समास। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए। अब हरिहर काका ने कहीं पर भी कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा, तो वह मौन रहकर ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। कोई बात को कोई पूछो तो कोई जवाब नहीं, खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। अर्थात गूढ़ रहस्य देखते रहते हैं आकाश में, उन रहस्यों को, उन भेदों को खोलने का प्रयास करते हैं, मन में सुलझाने का प्रयास करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। अब क्या मुद्दा रहा उनके पास कहने का, जब उनके भाइयों ने भी उनके साथ इतना दुर्व्यवहार कर दिया था। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर अब खूब ही मौज मस्ती कर रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। अर्थात जो जवान पुलिस हरिहर काका के साथ रहकर उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, वे अब उनके धन का बड़े मजे से फायदा उठा रहे हैं, उस पर भोग विलास कर रहे हैं। और अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उनका भोग लगा रहे हैं। जो पुलिस के जवानों ने अब तक अपने जीवन में स्वादिष्ट भोजन या बहुत कुछ नहीं खाया था, वे अब हरिहर काका के धन पर मौज मस्ती कर रहे हैं। अब दोनों पक्ष उनके लिए विचारणीय प्रश्न हो गया कि अब हरिहर काका का आगे क्या एक्शन होगा या क्या कदम उठाएंगे वे। और इसके विपरीत हरिहर काका मौन व्रत लेकर अपना शेष जीवन यापन कर रहे हैं। तो बच्चों, ये हमारा पाठ आज यहीं पर समाप्त होता है। इसके प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।